मॉर्निंग एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। आज का विषय है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें टॉपिक है माइटोसिस सेल डिवीज़न। यह टॉपिक विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़फुल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक माइटोसिस। माइटोसिस को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि माइटोसिस को हिंदी में समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इसी प्रकार इसका एक और नाम है सूत्री विभाजन। इसके अलावा माइटोसिस को सोमेटिक सेल डिवीज़न भी कहा जाता है, क्योंकि यह सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। इसी वजह से इसका नाम है सोमेटिक सेल डिवीज़न। इसके अलावा यूकेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो इक्वल मदर सेल के समान ही सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले माइटोसिस शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे वाल्टर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1882 में माइटोसिस शब्द दिया। तथा माइटोसिस के अंदर आने वाली विभिन्न स्टेजों का वर्णन करने वाले वैज्ञानिक थे स्टार्सबर्गर, जिन्होंने बताया कि इसके अंदर 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक। माइटोसिस सेल डिवीजन सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स के अंदर पाया जाता है। हमको पता है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और कोशिका भी 2 तरीके की कोशिकाएं रहती है। एक होती है सोमेटिक, एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर बाकी जितना शरीर के अंदर जो सेल हैं जिसमें वृद्धि और विकास हो रहा है, उसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक। माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से 2 सेल्स का निर्माण होता है, यानी कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें इस प्रकार के डिवीज़न में जो मदर सेल्स के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है, वही नई बनने वाली डॉटर सेल्स के अंदर भी उतनी ही गुणसूत्रों की संख्या प्रेजेंट रहती है। माइटोसिस सेल डिवीज़न में एक मदर से 2 डॉटर सेल बनती है। यह सेल आइडेंटिकल सेल्स कहलाती है, यानी कि ट्विन सेल कहलाती है, जुड़वा सेल। यानी कि यह मदर सेल की कार्बन कॉपी होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, यानी मदर सेल्स में अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो डॉटर सेल्स में बनने वाली डॉटर सेल्स के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 46 रहेगी। माइटोसिस सेल डिवीजन प्लांट के ग्रोइंग भाग में पाया जाता है, यानी कि वह भाग जहाँ पर ग्रोथ हो रही हो। ठीक। माइटोसिस सेल डिवीजन प्लांट के प्राइमरी व सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाता है, या मेरिस्टेम में पाया जाता है। माइटोसिस का अध्ययन करने के लिए, लैब में अध्ययन करने के लिए हम ऑनियन रूट की हेल्प से इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कर सकते हैं। आप देखते हो कि जो हरी प्याज होती है उसमें वाइट कलर की रेसे निकले रहते हैं। इनको ऑनियन रूट टिप कहते हैं। अगर इनका थिन सेक्शन काटा जाए तो इसमें आप माइटोसिस की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन या स्पष्ट देख सकते हो इन अवस्थाओं को। माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा एनिमल व प्लांट में वृद्धि एवं विकास होता है, तथा यह डिवीजन आनुवांशिक स्टेबिलिटी को भी बनाए रखता है, क्योंकि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है वो समान रहती है। शरीर में घाव की रिपेयरिंग करनी हो तो भी माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही ये रिपेयरिंग की जाती है, तथा अंगों का रीजनरेशन भी माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा ही होता है। इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं।
ठीक है। इस सेल डिवीजन में आइडेंटिकल ट्विन सेल बनती है जो मदर सेल्स की कार्बन कॉपी होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जितनी गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल्स में होंगी, उससे बनने वाली जितनी भी सेल होंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसीलिए ठीक है, इस डिवीजन में आइडेंटिकल सेल्स बनती है। माइटोसिस सेल डिवीजन में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये जो 4 अवस्थाएं हैं इनके नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 अवस्थाओं में डिवाइडेड रहती है। तो पढ़ते हैं आज पहली स्टेज प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है। यानी कि ऊन के जो धागे होते हैं आपस में जिस तरीके से लिपटे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, और केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है और चारों ओर केंद्रक कला प्रेजेंट रहती है। तो प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले जो क्रोमेटिड नेट है वो कॉइल्ड होने लगता है। ठीक है, और वो क्रोमेटिड नेट धीरे धीरे पतले लंबे धागे नुमा संरचना में दिखाई देने लगता है। इसमें जो केंद्रिका है यानी न्यूक्लियोलस है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसॉल्व होने लगता है। ठीक है, दोनों ओर पोल्स बनने लगते हैं। ठीक है, तथा इस अवस्था में क्रोमेटिन नेट पतले लंबे जालिका युक्त धागे स्थिति में दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे पानी कम होने के कारण क्रोमेटिड थिक हो जाता है और रॉड लाइक शेप में दिखने लगता है। अंत में जो केंद्रिका है और केंद्रक कला है धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये डायग्राम देखिए आप प्रोफेज का। ठीक, इसमें जो केंद्रक कला है, ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है ये भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, गायब होने लगता है। और ये आपको क्रोमेटिड नेट दिख रहा है, ये पतला लंबा क्रोमोसोम्स के रूप में आपको दिखाई देने लगता है। अब क्रोमोसोम्स में जो ऊपर वाला जो भाग है ये क्रोमेटिड कहला रहा है और जो बीच वाला भाग है ये क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोफेज में ये कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो मेटाफेज कहलाती है। मेटाफेज में क्या रहता है कि अगर आपको गुणसूत्र की स्टडी करनी है तो ये अवस्था सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक, ये अवस्था तो मेटाफेज अवस्था में अगर गुणसूत्र की स्टडी करनी है तो ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तथा इस अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे केंद्रक कला कह रहे हैं, ये धीरे धीरे यानी कि पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस जिसे हम केंद्रिका कह रहे हैं ये भी पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। सभी गुणसूत्र, जितने भी गुणसूत्र उसके अंदर है वो सब के सब मध्य प्लेट पर आकर स्थित हो जाते हैं, यानी कि मध्य रेखा पर आ जाते हैं। दोनों साइड ध्रुव बन जाते हैं जिन्हें हम पोल्स कह रहे हैं, और उन पोल्स से स्पिंडल फाइबर यानी धागे नुमा संरचना निकलती है, जिसे हिंदी में तुर्क धागे या स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये धागे बनने लगते हैं। पोल्स से 2 प्रकार के स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, जो एक पोल से निकलकर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर तक जाता है, उसको हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर कहते हैं। तथा दूसरा जो स्पिंडल फाइबर है वो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक बिना क्रोमोसोम्स को टच किए हुए पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार के आपको स्पिंडल फाइबर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वह यानी कि वह जो पोल से सीधे गुणसूत्र के मध्य बिंदु से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, इंटरजोनल फाइबर कहते हैं। जबकि एक पोल से दूसरे पोल तक जो जा रहा है उसको हम कंटिन्यूस फाइबर या सतत
सूत्र या धागे कहते हैं। देखिए जैसे कि आपको डायग्राम में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दो पोल्स हो गए, ये पोल्स है, ये पोल्स है। इसमें से दो प्रकार के धागे दिख रहे हैं, एक जो रेड टाइप का दिख रहा है और एक ये ब्लैक टाइप का दिख रहा है। जो रेड टाइप का जो फाइबर है ये एक पोल से निकलकर दूसरे पोल तक जा रहा है, ये किसी भी क्रोमोसोम्स को ना क्रोमेटेड इससे टच हो रही है ना सेंट्रोमियर टच हो रहा है। इस प्रकार के स्पिंडल फाइबर को हम क्या कहते हैं, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और एक जो फाइबर पोल से निकलता है गुणसूत्र के मध्य भाग से जुड़ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और जो डायरेक्ट पोल से दूसरे पोल्स तक जाता है इसको हम क्या कहते हैं, सतत या कंटिन्यूस फाइबर कहते हैं। अब देखिए मेटाफेज में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहले केंद्रक कला पूरी तरीके से गायब हो गई, ठीक। इसके बाद क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से विलुप्त हो गया। दोनों ध्रुव पर, दोनों साइड पर क्या बन गया, ध्रुव बन गए, ठीक है। और ध्रुव से दो प्रकार के स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, एक जो एक पोल से दूसरी पोल पर जा रहा है उसे हम कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं, और दूसरा जो पोल से निकलकर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर वाले भाग से जाके जुड़ जाता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा गुणसूत्र मध्य रेखा पर यानी कि मिडिल प्लेट पर जाकर अटैच हो जाते हैं। ये घटना मेटाफेज अवस्था में दिखाई देती है, ठीक है ना। तो मेटाफेज अवस्था में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि गुणसूत्र की अगर स्टडी करनी हो तो कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है सेल डिवीजन की। तो मेटाफेज अवस्था में आप गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देख सकते हो, इसीलिए ये महत्वपूर्ण अवस्था है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है वो एनाफेज अवस्था कहलाती है, ठीक है। एनाफेज माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था है। इसमें जो स्पिंडल फाइबर है जो कि गुणसूत्र बिंदु से जाकर जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम इंटरजोनल फाइबर कह रहे हैं, इनके अंदर क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी कि पुश और पुल वाली मैकेनिज्म होती है, जिसकी वजह से यह स्पिंडल फाइबर आधे गुणसूत्रों को ऊपर वाले ध्रुव की तरफ ले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम्स को नीचे वाले पोल्स की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा, देखिए स्पिंडल जो इंटरजोनल फाइबर हैं इनके बीच में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये सेंट्रोमियल वाले भाग से क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को पोल्स की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। एनाफेज में दो घटनाएं देखने को मिल रही हैं आपको। क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर वाला भाग जो होता है वो पोल्स की ओर होता है, तथा क्रोमेटेड वाला जो भाग है वो मध्य रेखा की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक नीचे आप देखिए जो गुणसूत्र पॉइंट है यानी जिसे हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं, ये पोल्स की तरफ है तथा क्रोमेटेड वाला भाग मध्य रेखा की ओर प्रेजेंट रहता है। ये एनाफेज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो समरी करिए, एनाफेज स्टेज में क्या क्या हो रहा है कि गुणसूत्र है उनके बीच में जो स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं उनके बीच में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से सेंट्रोमियर वाले भाग से इंटरजोनल फाइबर उन्हें पोल्स की तरफ खींचते हैं, जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम्स आधे क्रोमोसोम्स ऊपर की ओर और आधे क्रोमोसोम्स नीचे की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद लास्ट अवस्था आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम केंद्रक कला कह रहे हैं ये दोबारा से पुनः बन जाती है तथा जो केंद्रिका विलुप्त हुई थी प्रोफेज में वो दोबारा से प्रकट होने लगती है, ठीक है। और गुणसूत्र डिस्कॉइल्ड हो जाते हैं, धागा नमो हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऊपर साइड में केंद्रक कला बन जाती है, न्यूक्लियस बन जाते हैं और क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं। सेम नीचे वाले पोल्स पर भी दोबारा से केंद्रक कला बन जाती है, केंद्रिका बन जाती है और गुणसूत्र डिस्कॉइल्ड व दागेनुमा संरचना में दिखाई देते हैं। इस तरीके से एक केंद्रक दो केंद्रक में डिवाइड हो जाता है। इस घटना को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है इसके
साइटोप्लाज्म की डिवाइडेशन की। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सेल्स होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सेल है और गोल्जी बॉडी की जो सेल है, ये दोनों सेल मिलकर फैगमोब्लास्ट बनाती है। ठीक है, ये फैगमोब्लास्ट मिडिल भाग पर जाकर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से मिडिल प्लेट का निर्माण होता है। ठीक है, धीरे धीरे ये मिडिल वाले भाग से टूट जाती है। इस प्रकार एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, क्रोमोसोम्स ऊपर वाले पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, चारों ओर केंद्र कला बन गई। ठीक है, न्यूक्लियोलस बन गया और जो क्रोमोसोम्स थे ये धागेनुमा संरचना में और डिस्कॉइल्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये टेलोफेज अवस्था के महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। इसी प्रकार नीचे 4 क्रोमोसोम्स पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियोलस बन जाता है और चारों ओर केंद्रक कला बन जाती है। इस तरीके से 2 केंद्रक आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो केंद्र का विभाजन हो गया, जैसे हम कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म है इसका विभाजन होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का विभाजन कैसे होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो कुछ सेल और गोल्जी बॉडी की कुछ सेल मिलकर क्या बनवाती हैं? फैगमोब्लास्ट सेल बनाती हैं, जो कि सेल के बीचों बीच जाकर सेल प्लेट का निर्माण करती हैं। बाद में ये सेल प्लेट सेड लेमिला में कन्वर्ट हो जाती है और ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसी ठीक, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, माइटोसिस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं वह यह है कि माइटोसिस सेल की खोज सबसे पहले किसने करी थी? तो आपका सीधा आंसर होगा वाल्टर फ्लेमिंग ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है माइटोसिस पे वो ये बनता है कि माइटोसिस सेल किस प्रकार की सेल में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो है सोमेटिक सेल्स में। ठीक, इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है माइटोसिस में वो ये बनता है कि माइटोसिस में अगर गुणसूत्र का अध्ययन करना है तो वो कौन सी अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो आपको पता ही है, गुणसूत्र की स्टडी करने के लिए हमें मेटाफेज अवस्था की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो माइटोसिस में बनते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वो कौन सा सेल डिवीज़न है जिसमें आइडेंटिकल सेल या जुड़वा सेल बनती है, जो कि मदर की कार्बन कॉपी होती है। तो आपको पता ही है ये सेल डिवीज़न माइटोसिस सेल डिवीज़न कहलाता है। थैंक यू। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब